हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। ठंड का मज़ा ले रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं लेना है, पढ़ाई भी करना है। और आप लोग जैसा प्यार अभी तक दे रहे हैं फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में, उससे ही वैसा ही प्यार बनाए रखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि और ऐसे ही सारा केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है उसको हम कवर कर सकें। और आज हम चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जहाँ तक हो सके सारा क्वेश्चन हम इसमें कवर किए हैं, जो कि 2010 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन इसमें मेंशन है। और एक चीज़ और है, आज हम एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं, तो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे। और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 1 मोल ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज। इसमें बोला है कि हमें कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो जाए, कहां से? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। तो इसको करने के लिए कोई कुछ इंफॉर्मेशन का जानना जरूरी है, जैसे कि रुकिए पहले पेन का कलर चेंज करते हैं। जैसे कि ये कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या होगा, तो इस सबको देखने के लिए पहले हमें रिएक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। एट द कैथोड देखते हैं और एट द एनोड देखते हैं, मतलब कैथोड पे किस प्रकार का कैसा रिएक्शन होता है और एनोड पे कैसे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन में वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो Cu मतलब कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और फिर एट द एनोड 4OH माइनस एक्वस सॉल्यूशन में है, वो चेंज हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और O2 गैस में, और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो क्वेश्चन आप देखें क्या कहता है, व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, ये फैराडे कांस्टेंट ये होता है 96,500 कूलम पर मोल। ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 96,500 कूलम पर मोल। तो पर मोल होता है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर के लिए कितना चाहिए, क्योंकि यहां बोला है 1 मोल ऑफ कॉपर, तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो इलेक्ट्रिसिटी 1 मोल का निकालना है, तो वो हो जाएगा 2 फैराड, क्योंकि यहां से 2 से मल्टीप्लाई किए हैं ना, तो 2 फैराड हो जाएगा। समझ में आया होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 फैराड, मतलब 2 फैराड है। एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। इन सभी में से प्राइमरी सेल कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, तो उसको देखने के लिए एक एक्सप्लेनेशन हम मेंशन कर रखे, देखते हैं। द लीड एक्यूमुलेटर सेल इज अ सेकेंडरी सेल एज द एनर्जी इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन एन एक्सटर्नल सोर्स, दे आर रिचार्जेबल एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। मतलब लीड एक्यूमुलेटर सेल, लीड एक्यूमुलेटर सेल जो होता है वो सेकेंडरी सेल है, वो प्राइमरी सेल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीड एक्यूमुलेटर सेल। और इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो भी मेंशन कर रखे हैं, उतना हम नहीं पढ़े हैं, आप अपना इसको याद रखिएगा, ताकि इससे भी कहीं क्वेश्चन पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 + 2Al। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें रिएक्शन बैलेंस करते हैं। Al3+ है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो Al सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड चार्ज क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ Al को सॉलिड में चेंज करने के लिए, वो हो गया 3 फैराडे चार्ज, 3 फैराडे। तो इसको 3 फैराडे हुआ, तो 1 फैराड में कितना होता है 96,500, तो 3 फैराडे है, तो 3 × 96,500 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2.895 × 10⁵ कूलम। ठीक है, तो उसको कितना हम लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करेंगे तो उसको कितना लिख सकते हैं, 3, तो 3 × 10⁵ कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁵ कूलम आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स A, B एंड C
आर प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50 वोल्ट एंड माइनस 0.50 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर इज, यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर पूछा है, तो एक कंसेप्ट यहाँ पे बहुत एकदम छोटा सा कंसेप्ट है, उसको याद रखिएगा। रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर कम। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, मतलब कि बी कौन है, माइनस 2.50 वोल्ट, उसके बाद सी माइनस 5, ओ सॉरी 0 है ना, 0.50 वोल्ट। अच्छा ठीक है, उतना क्वेश्चन में तो लिखा हुआ, बस इसे लिख दे रहे हैं, प्लस 0.68 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज, इक्विलिब्रियम स्टेट पे ईएमएफ लिखना है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है। क्वेश्चन बोला कि इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हो जाता है, तो इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ क्या हो जाता है, बिकम्स 0, ठीक है। जाहिर सी बात है, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबल, इक्विलिब्रियम मतलब ना प्रोडक्ट बनेगा ना रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में कुछ भी, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। तो जब चेंज कुछ भी नहीं होगा तो वहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी चार्ज जनरेट नहीं होगा, कुछ जनरेट नहीं होगा, तो और क्या हो जाएगा, 0। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इज, मतलब कि कौन सबसे अच्छा तरीका है आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए, जंग लगने से रोकना है। तो जंग लगने से रोकना है तो उसको क्या कर दीजिए, आयरन कैथोड बना दीजिए, मेकिंग आयरन कैथोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ LiCl, NaCl एंड KCl। ये जो कंसेप्ट है ना, सेम टू सेम ये कंसेप्ट एक जगह और आएगा, उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ हम वैसे डिस्कस कर दे रहे हैं, वहाँ भी डिस्कस कर देंगे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, हाँ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ LiCl, NaCl एंड KCl, ये सब अल्कली मेटल है, ठीक है, अल्कली मेटल्स का आयन है, ठीक है। इसका जब हाइड्रेशन एनर्जी लिखे, हाइड्रेशन ऑर्डर लिखेंगे, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन ऑर्डर ये होगा, ठीक है। और हाइड्रेशन किसी भी अगर मॉलिक्यूल्स का हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन होने के बाद क्या होता है, वो मॉलिक्यूल्स हेवियर हो जाता है और ज्यादा भारी हो जाता है, मोबिलिटी कम हो जाता है, मतलब हाइड्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। तो हाइड्रेशन हो गया, हाइड्रेशन ऑर्डर लिख लिए, तो आप इसका मोबिलिटी ऑर्डर लिख लेते हैं, मूव करने की टेंडेंसी को मोबिलिटी कहते हैं, तो उसका मोबिलिटी ऑर्डर ये हो गया। तो आप इसका क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा ये KCl, उसके बाद NaCl, उसके बाद LiCl। इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर इसका क्या जरूरत है, इसका क्या जरूरत, इसका जरूरत है। आज ने इस पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्वेश्चन दे दिया, कभी मोबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया, तो इसीलिए हम इसको मेंशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन गैल्वेनिक शेल एनोड इज, गैल्वेनिक सेल पे एनोड क्या होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो सीधा इसमें हम क्या बताएंगे। और एनोड पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर है Faraday's laws of electrolysis is related to, Faraday's law of electrolysis is related to,
ये किससे रिलेटेड है? फैराडेज का लॉ जो है वो किस चीज से रिलेटेड है? वो रिलेटेड है इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 96,500 coulomb of electricity is passed through a CuSO4 solution, it will liberate, मतलब इट विल लिबरेट मतलब कितना ग्राम ऑफ कॉपर लिबरेट करेगा, मतलब कितना ग्राम ऑफ कॉपर वो निकालेगा, वो रिलीज करेगा। तो इसको करने के लिए हम आपको बोले थे, ये कंसेप्ट आगे भी आएगा, यहाँ आ गया है वो। तो इसका रिएक्शन हम पीछे करवाए थे, एट द कैथोड पे, एट द एनोड पे। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है ये भी बताए थे। फैराडेज कांस्टेंट होता है 96,500 कूलम पर मोल। एक मूलम एक मोल के लिए 96,500 कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है, एक मोल के लिए। तो वहां पर 2 फैराडे के लिए चाहिए, एक मोल के लिए कितना लगता? 2 फैराड लगा था। तो यहाँ पे आगे पूछा है कि कितना इलेक्ट्रिसिटी CuSO4 से पास करेंगे और वो कितना कॉपर लिबरेट करेगा, कितना कॉपर लिबरेट करेगा, मतलब वेट ऑफ कॉपर निकालना है। तो कॉपर का वेट निकालने के लिए 96,500 कूलम विल डिपोजिट 0.5 मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, मतलब कि 96,500 इज इक्वल टू 1/2, 1 मोल है। यहाँ तो 2 मोल आ गया, तो ये हो जाएगा 96,500 इज इक्वल टू 0.5 है। यहाँ पे ये इसको x मानिए, एक टर्म डिफाइन करने के लिए x माना जाता है। और ये जो है ना, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मतलब एटॉमिक वेट है, वही मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट है कॉपर का। तो कितना आ गया 31.75 ग्राम। आप ऑप्शन में भी दे सकते हैं, यहाँ पे 31.75 है, यहाँ 76 है, पॉइंट का एक फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन है, एक बार आप खुद से भी चेक कीजिएगा, बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शंस आर। हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसका ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है प्लस 0.76 वोल्ट, और Fe जो है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट वैल्यू उसका है प्लस 0.41 वोल्ट। तो उसका निकालना है द ईएमएफ ऑफ द सेल रिएक्शन इज, मतलब इस रिएक्शन का ईएमएफ क्या होगा, इस रिएक्शन का ईएमएफ क्या होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। तो जैसे Zn चेंज हुआ, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके, उसका ई नॉट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये सब जो है ना, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना, इन सभी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। तो इन फॉर्म्स ऑफ कैथोड एंड Zn फॉर्म्स एनोड। Fe जो है, Fe फॉर्म करता है कैथोड, और Zn मतलब जिंक फॉर्म करता है एनोड। तो उसका ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट ऑफ द सेल लिखेंगे, तो लिखेंगे ई नॉट कैथोड का और ई नॉट वैल्यू ऑफ ई नॉट एट द एनोड। एनोड का ई नॉट वैल्यू और कैथोड का ई नॉट वैल्यू दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.35 वोल्ट, पॉजिटिव में आएगा। यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ना पॉजिटिव निगेटिव का एकदम पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर माइनस से, एक माइनस के कारण सही आंसर होने के बावजूद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, एक माइनस के कारण, एक प्लस के कारण, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू। फैराडे का सेकेंड लॉ किस चीज से रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है इक्विवेलेंट वेट से,
ठीक है, ये सब सीधा रटा रटाया हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, ये सब बस सीधा बना देना है, ठीक है ना। तो सेकेंड लॉ, फराडे का सेकेंड लॉ किस चीज से रिलेटेड है? इक्विवेलेंट वेट से, ठीक है। चलिए सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था इसमें। तो आई होप कि आप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप उसको क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम तो बना ही दिए, हम तो सॉल्व कर ही दिए हैं, लेकिन आप भी एक बार उसको कॉपी पे बनाइएगा आप अच्छे से दिमाग में, ताकि यार नोट डाउन हो जाए। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हम चाहते हैं कि बायोलॉजी का 1 शॉट वीडियो भी लाएं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने लोग सहमत हैं इस चीज़ से कि आना चाहिए। और बायोलॉजी का स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कि अभी तो केमिस्ट्री का हम PYQ कर ही रहे हैं, तो साथ में बायोलॉजी का 1 शॉट ले लेंगे, और जैसा फिर समय रहेगा उसका बायोलॉजी का भी PYQ टेक ओवर करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। मजे कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।